नमस्ते। मैं अभी रोहतास ज़िला कृषि विभाग में आया हुआ हूँ। मैं यहाँ के अधिकारी जो ज़िला कृषि पदाधिकारी हैं सुधीर कुमार राय से रूबरू करा रहा हूँ। मैं उनके ज़ुबानी आप लोगों को सुनाऊँगा कि किस तरह से रोहतास ज़िला में कृषि क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। उनके ज़ुबानी आप सुनेंगे, मैं कहेंगे, और साथ ही साथ मैं लाइव करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ क्या ज़िला कृषि पदाधिकारी का कहना है। मैं आपको बताता चलूं कि जब से वो ज़िला में आए हैं, आप देख सकते हैं 2022 में ही आए हैं, 2 फरवरी 2022 में आप आए हैं यहाँ, और आने के बाद उन्होंने जो करिश्माई अंदाज में काम करके दिखाया है, ख़ासकर कृषि क्षेत्र में, उनके ज़ुबानी मैं सुनता हूँ। सुनते हैं सर, सबसे पहले बिहार दर्शन में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। ये आप जब से आए हैं सर, एक चर्चा बना हुआ है ज़िला में, कृषि क्षेत्र में बना हुआ है। तो पहले भी मैंने इंटरव्यू दिखाया था, बिहार दर्शन के माध्यम से पूरे देश को मैंने दिखाया था कि आप किस तरह काम कर रहे हैं। तो अब आपका सर क्या अचीव है, थोड़ा उसकी जानकारी के लिए मैं आया हूँ। देशवासियों को या अपने ज़िले वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जी? मैं जिला कृषि पदाधिकारी रोहतास सासाराम, पिछले फरवरी माह में मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी। खरीफ मौसम निकल चुका है, अभी रबी मौसम के लिए तैयारी है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को सुविधा के लिए और किसानों को सहयोग के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी मैं बात करना चाहूँगा कि अभी गेहूँ का बुआई का मौसम शुरू हो चुका है, धान कटनी आरंभ हो गई है। इसके लिए सरकार की ओर से अनुदानित दर पर और डिमोन्स्ट्रेशन के रूप में गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। तो गेहूं का बीज सब्सिडी में 50% और अधिकतम 50% 24 रुपया के दर से प्रति किलो के दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। जब सभी ब्लॉक में इसका वितरण प्रारंभ है, किसान लोग लंबी लंबी लाइन लगाए हुए हैं और गेहूं का बीज, चना का बीज, मसूर का बीज, ये सब सब्सिडी पर प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार कृषि यंत्रीकरण मेला 21-22 नवंबर को कल से ही आरंभ है, आज दूसरा दिन है। कृषि यंत्रीकरण मेला बहुत दिनों के बाद लगाया जा रहा है। कोरोना के समय के चलते कृषि यंत्रीकरण मेला बाधित था, नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन किसान लोग बहुत उत्साहित हैं और लोग कृषि यंत्र खरीद भी रहे हैं। इस बार कृषि यंत्र मेला का विशेष जोर पराली प्रबंधन यंत्रों की बिक्री है। सरकार की ये मंशा है कि पराली को न जलाया जाए, जो धान काटने के बाद जो पराली खेत में बच जाता है उसको न जलाया जाए, उसका उचित प्रबंधन हो। इसके लिए प्रबंधन यंत्रों का बिक्री विशेष रूप से इस कृषि यंत्र मेला में हो रहा है और हुआ भी है। और ज़्यादा आवश्यकता होने पर हम लोग मांग करेंगे राज्य सरकार से पराली प्रबंधन यंत्रों का, और सरकार देगी भी, क्योंकि पूरे बिहार राज्य में 50% से ज़्यादा पराली जलाने की घटना रोहतास ज़िला में ही होती है, जिसके लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन भी ब्लॉक किया जाता है। और इस बार सरकार का विशेष इस पर इसको रोकने के लिए आग्रह है कि किसान बिल्कुल न ये पराली जलाएं, नहीं तो उस पर आवश्यकता होने पर FIR भी लॉन्च किया जा सकता है। तो अब तक सर कुछ FIR हुआ है कि नहीं जिला? नहीं, इस जिला में अभी तक FIR नहीं हुआ है, क्योंकि इसी बार से इसको ये लागू किया गया है। अभी तक सरकार का था किसानों को समझा बुझा के, क्योंकि पराली जलाना उन्हीं के खेत के लिए, उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो प्रेरित करके पराली न जलाने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, इसीलिए अभी तक नहीं था। लेकिन इस बार से हो गया है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर वो नहीं मानते हैं तो उस पर FIR भी लॉन्च किया जा सकता है। तो सर इस मुद्दे को लेकर आप अपने ज़िले में जागरूकता किस तरह ला रहे हैं किसानों के बीच? हाँ, इस मुद्दे को लेकर जागरूकता 15 नवंबर से ही प्रारंभ है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, आत्मा की ओर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कृषि विभाग की योजना की जानकारी भी दी जा रही है, दी रहा है। प्रत्येक पंचायत में, इसी गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसके बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि वो चीज़ जिसके बारे में आप खास मुहिम छेड़े हुए हैं कि प्रणाली को ना जलाया जाए, तो क्या उससे नुकसान किया है? जलाने से नुकसान क्या हो सकता है? पराली जलाने से सर्वप्रथम तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तरह तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है। ये तो हुआ ही। उसके अलावा जो भूमि है, भूमि में पराली जलाने से जो जीवाणु है, जीवाणु मर जाता है। और ये सब हम लोग जानते हैं कि जो फॉस्फेट और पोटाश जो है वो प्लांट को उपलब्ध कराने के लिए जीवाणु की आवश्यकता होती है। जो भी हम फॉस्फोरस, पोटाश, डीएपी और पोटाश के रूप में यूज करते हैं वो ज़मीन में फिक्स हो जाता है और जीवाणु उसको तोड़कर प्लांट को उपलब्ध कराता है। लेकिन जब हम पराली जलाते हैं तो वो जीवाणु मर जाता है। जीवाणु मरने के कारण ज़मीन में कितना भी हम फास्फोरस, पोटाश रासायनिक उर्वरक के रूप में डालेंगे वो प्लांट को नहीं पहुंचेगा। तो इससे किसान को तत्काल हानि होती है और खेत खराब हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है। तो अभी तत्काल लोगों को लगेगा जब पराली जला के हम बहुत अच्छा किए, लेकिन 1 से 2 साल के अंदर में उसका खेत खराब हो जाएगा और उसमें आवश्यकता अनुसार उत्पादन नहीं हो पाएगा। देखिए, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, इन्होंने जो बताया मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं और देखकर समझ सकते हैं कि पराली जलाने से क्या नुकसान है और किस तरह से किसानों को हानि होती है। उसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने प्रकाश डाला, रोशनी डाला, बताया, जानकारी दिया। ये कृषि पदाधिकारी हैं। आज यही कारण है कि ज़िला में काफ़ी चर्चित पदाधिकारियों में इनका नाम शुमार किया जाता है, जिनका नाम सुधीर कुमार राय है। मैं प्रश्न करता हूं, उसका अभी उत्तर आप सुन लें। ये है सर, चूँकि आप ज़िला कृषि पदाधिकारी हैं तो ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे भी आपका काम हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। लेकिन सर, चूँकि हम लोग जब भ्रमण करते हैं गाँव का तो कुछ किसान के ज़ुबानी सुनने को मिलता है कि हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। तो वैसे किसानों को या वैसे जो आपके जो कर्मचारी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों के सुविधा के लिए, उनके सहयोग के लिए कृषि विभाग सतत रूप से कार्यरत है। इसके लिए जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी का कार्यालय है। पहले अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बहुत कम पोस्टेड थे, लेकिन अब इस बार से कृषि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की भी पोस्टिंग हो गई है। वो लोग भी पोस्टिंग होगी, उन लोग से भी किसान भाई अपने काम के लिए उनसे भी मिल सकते हैं। प्रखंड स्तर पर ई किसान भवन बना हुआ है, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी बैठते हैं और किसान भाइयों के काम के लिए वो प्रखंड स्तर पर पदस्थापित हैं, उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की पोस्टिंग है, 2 पंचायत पर 1 है। पंचायत कोऑर्डिनेटर की कमी होने के कारण किसी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को 2 या 3 या 4 पंचायत भी दिया गया है। इसके अलावा किसान सलाहकार हैं जो पंचायत स्तर पर कार्यरत है और सभी पंचायत में पंचायत कृषि कार्यालय खुला हुआ है। जहाँ पर पंचायत सरकार भवन बना हुआ है उसमें पंचायत सरकार भवन में ही एक रूम पंचायत कृषि कार्यालय के लिए कर्णांकित है। जहाँ पर नहीं है पंचायत सरकार भवन, वहाँ पर किसी दूसरे जगह एक रूम वो किराए पर भी लेकर के चल रहा है। उसमें किसान सलाहकार और संबंधित पंचायत के एग्रीकल्चर जो कोऑर्डिनेटर हैं वो बैठते हैं। उसका ये रोस्टर बना हुआ है जो किस पंचायत में किस दिन बैठेंगे, वो रोस्टर बना हुआ है। जैसे जिसके अंदर में 4 पंचायत है तो एक दिन करके ऐसे करके बैठेंगे। तो किसान सलाहकार वहाँ पर पंचायत कृषि कार्यालय में बैठेंगे। तो जो आवेदन वगैरह देने का काम है और सरकार की ओर से इतनी पारदर्शिता सभी योजना में बढ़ती जा रही है कि सभी किसान कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। वो कृषि विभाग के कर्मचारियों पर डिपेंड नहीं है। वो कहीं सुविधा केंद्र में, किसी साइबर कैफ़े में, कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसान सलाहकार या कोऑर्डिनेटर आवेदन करेंगे तब उनका आवेदन होगा। कहीं से भी आवेदन करेंगे या पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उसको सुविधा दी जाएगी। देखिए, ज़िला कृषि पदाधिकारी इन्होंने कहा है कि चूँकि सरकार का जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार विभाग कार्य कर रही है और किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी तरह की कठिनाइयाँ होती हैं तो ब्लॉक से लेके पंचायत स्तर तक, वहाँ से लेके ज़िला स्तर तक
हम लोग बैठे हुए हैं, सारे जगह पे, सारे स्थानों पे अधिकारी बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, लोग बैठे हैं, आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। उनसे आप मिलकर अपने कार्य को करा सकते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।